नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको याद दिला दें कि हमारा मर्चेंडाइज स्टोर आपण इस समय बटेंगे तो कटेंगे इस थीम पर काफ़ी सारे वस्तुओं का संग्रह कर रखा है और उसमें आपको विंटर्स के हिसाब से क्लोथिंग मिल जाएगी, हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं। आपको जैसे कुछ स्थानों पर जहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है वहाँ के लिए आपको टी शर्ट्स की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें राउंड नेक टी शर्ट हैं, पोलो शर्ट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और आपको दूसरे सोविनियर्स जैसे मग्स इत्यादि आपको मिल जाएंगे। इस समय बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही चारों तरफ गूंज रहा है। भले ही कोई उसमें पलीता लगा के ये कहे कि यह सबके विश्वास का नारा है, कतई नहीं है, यह हिंदुत्व का नारा है। जिस किसी को इसमें संदेह हो वो अपने संदेह दूर कर ले। ये आज का हम दे देते हैं आपको संदेश, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की। भाई उद्धव ठाकरे जी को क्या हुआ है? उद्धव ठाकरे जी कल उठते हैं, जगते हैं। जी हाँ, 15 में थे इतने दिनों तक वो। आपको पता है कि वो उनको चीफ मिनिस्टर बनने की हुड़क थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कभी अपने बंगले से निकले नहीं, यहाँ तक कि उनको मंत्रालय तक जाने में समस्या होती थी। कभी कभी वो अपने वर्षा वाले बंगले में चले जाते थे जो चीफ मिनिस्टर की डेजिग्नेटेड रेजिडेंस है, बाकी मातोश्री में ही रहते थे और मौज करते थे और अपने आप को ब्रह्मा जी या विष्णु जी समझ के पूरी तरह से व्यवहार किया करते थे। यहाँ तक कि लोग अभी भी याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये व्यक्ति जो है ये उद्धव ठाकरे नहीं, गाढ़व ठाकरे है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने एक ट्वीट पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि हमको मरने के लिए छोड़ दिया कोरोना काल में, तो लोग कैसे भूल जाएंगे? लोग कह रहे हैं भाई हमारे उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट आ गया है। स्टेटमेंट में उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, महायुति ने ऐसा क्या काम किया जो पब्लिक उनको इतना सपोर्ट दे सकती है, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हम इसका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल आप विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण हम लोग भी करेंगे। और हम लोगों के विश्लेषण के बाद हमको जब ये पता चल जाएगा कि साहब आपको तो लोग धोखेबाज मानते हैं, तब हम आपको बता देंगे। जी, पता चल ही जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है आपकी। हाँ, ये तो बात है, बधाई हो आपको कि आपने कांग्रेस से तो ज़्यादा सीटें जीत ली, इसकी बधाई हो। आपने अपने बेटे को और भतीजे को जितवा लिया, इसकी भी बधाई है आपको। और साहब आपके जो शत्रु, सबसे बड़े शत्रु जिनको आप मानते थे, नाना पटोले, वो भी हार गए। तो भाई ये तो आपके लिए जीत ही जीत है। आप क्यों परेशान हैं कि महायुति जीत गई? अब महायुति यदि जीत गई तो ठीक है, आपको कुछ थोड़े बहुत हो सकता है मंत्री पद इत्यादि ना मिलें और कोई थोड़ी टेम्परेरी समस्या आ सकती है। बाकी आपका मातोश्री जिंदाबाद, बीएमसी आपके पास नहीं रहेगी तो फिर थोड़ी सी आपकी पावर कम अवश्य हो जाएगी। लेकिन आपके चेले चपाटे, आप एकनाथ शिंदे से कुछ कहेंगे तो मना थोड़ी करेंगे वो। आखिरकार सीएम तो सुनना है कि वही बनने जा रहे हैं। तो उद्धव जी, ये अलग बात है कि आपके जो संगी साथी कह रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा। संजय राउत आपके खास आदमी, संजय राउत तो पता नहीं कब से कह रहे हैं बाकी सब बेकार, जो कुछ है सब शिवसेना है और जो कुछ है वो शरद पवार भाऊ हैं। शरद पवार के बिना पत्ता नहीं हिलता महाराष्ट्र में, ऐसा कहा जाता है। उस लोगों ने कहा है कि भाई शरद पवार भी के लिए संजय राउत भी ऐसा कहते हैं। तो आप संजय राउत के चक्कर में थे तो मौज कीजिए भाई। रश्मि ताई के जो 2 एमएलए जीतने थे वो जीत गए, यानी पेंगुइन जीत गया और आपका वरुण सरदेसाई जीत गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और जो कह रहा है आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपका सहकर्मी, सामना का एडिटर, निश्चित रूप से सामना का एडिटर तो वही रहेगा, कोई भी हो जाए सामना का एडिटर तो चेंज हो नहीं सकता, संजय राउत ही रहेगा। और संजय राउत ये कह रहा है कि यही चुनाव, उसने चैलेंज दिया, चुनौती दी है कि यही चुनाव दोबारा बैलेट पेपर से करा के देख लो।
यही महायुति जो है ये धूल में पड़ी दिखेगी। ओ भाई, जब आप जो है वो इतना उछल रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो वो लोकसभा चुनाव जो था वो बैलेट पेपर पे हुआ था या ईवीएम पे हुआ था? आप ईवीएम के विरुद्ध जो भी कह रहे थे उस समय, वो परिणाम आने के बाद में तो आप चुप हो गए थे। परिणाम आने के बाद तो आपने ये कहा था कि यह प्रमाण है कि महाराष्ट्र ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की जो नेगेटिव राजनीति है उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने कहा था ना। वैसे जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए, सुन लीजिए, आप भी इसमें जो है उद्धव ठाकरे जी बागी बनते हैं या नहीं बनते हैं तय कर लीजिएगा, लेकिन जयराम रमेश जी की घोषणा हो गई है कि कुछ भी हो जाए हम जातीय जनगणना नहीं छोड़ेंगे, हम अडानी को नहीं छोड़ेंगे, हम मोदानी को नहीं छोड़ेंगे, हम इन सारे इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, हम पूरी तरह से देश की इकोनॉमी को नष्ट करते रहेंगे, कह रहे हैं वो। तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हो, आप उनके साथ लगे रहिए। और अभी 20 सीटें आई हैं, उनकी 15 आई हैं, अगली बार हो सकता है और भी कम हो जाए, क्या समस्या है? कोई समस्या ही नहीं। बाकी प्रियंका चतुर्वेदी भी तो है ना, वो प्रियंका चतुर्वेदी जी भी कह रही हैं कि साहब ये जो अविश्वसनीय परिणाम आए हैं इनको माना नहीं जा सकता, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, चुनाव और भी हुए हैं, आपके बगल में कर्नाटका में उपचुनाव हुए हैं, वायनाड में उपचुनाव हुआ है, झारखंड में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है, उसको तो नहीं देखते आप। तो यही मैं देख रहा था कि अभी कोई सहयोगी आपके ही चाहने वाले, उनका एक ट्वीट देखा मैंने, उन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि भाई ये जो है ये बिल्कुल सेट तरीका है कि जो असली चीज़ हो उसको तो हड़प लो और जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो देते रहो जिससे कि संदेह ना हो। क्या बात है यार, वो लोकसभा छोटा मोटा टुकड़ा था क्या जो अनायास ही आप लोगों के मुंह तक बस पहुंच ही गया था? 10 सीटें और कम होती, आप ही दावा कर देते सरकार बनाने का, तो चलती या नहीं चलती वो अलग बात है, लेकिन आप कर तो देते। आप जब थे मुख्यमंत्री तो आपने क्या क्या नहीं किया था, तो उसके बाद वो आप उस तरह की जो बदले वाली राजनीति है वो यहाँ पे भी करते। बहुत सारे लोगों को आप अंदर कर देते हैं, बहुत सारे लोगों पर ईडी के केस लगा देते, बहुत सारे लोगों को सीबीआई गिरफ्त में ले लेते। अब कौन भूल सकता है दिशा सालियान का क्या हुआ, कौन भूल सकता है सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, कौन भूल सकता है कि वो जो नेवी का अफसर था उसके साथ आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया, कौन भूल सकता है कि वो पालघर वाले जो साधु थे उनके साथ क्या किया, और बाद में जिन्होंने उनकी हत्या की उनके साथ आपने कैसा सुंदर सा व्यवहार किया और उनको जो है आँच तक नहीं आने दी, और उस केस को ऐसा रगड़ा के बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। और आज तक बेचारे वो जो साधु जो जिनकी हत्या की गई थी, संहार किया गया था, उनका बिल्कुल नरसंहार था, लिंचिंग थी, उनके साथ किसी भी प्रकार के आपने कुछ भी नहीं करने दिया। कौन भूल सकता है कोरोना में आपने जो है वो उत्तर भारतीयों के साथ क्या किया, कौन भूल सकता है या आपने पूरे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ठप कर दिया क्योंकि आपको किसी व्यक्ति विशेष से समस्या थी। यदि बुलेट ट्रेन जल्दी बन जाती तो क्या आपकी जो मुंबई की जो जनता थी वो आपको गालियाँ देती? उसको तो कोई समस्या नहीं थी ना। तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि उनको बुलेट ट्रेन मिल जाए, लेकिन वो भी कहीं भाई कह रहे क्रेडिट कैसे चला जाए भाई। अच्छा, वो मेट्रो लाइन 3 जो आपने रोक के रखी, जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ उसकी लागत बढ़ गई, वो मेट्रो लाइन 3 क्यों आपने रोक के रखी? मेट्रो नहीं बने मुंबई में या दूसरे स्थानों पर, उसमें आपका क्या हित है? बस ये हित है कि नहीं, जो कुछ हो वो मेरे नाम पर हो, भले ही मैं कुछ करूं या ना करूं। वो अनिल देशमुख जी जो थे वो 100 करोड़ रुपए महीने जो उगाते थे सचिन वादे के माध्यम से, वो क्या था? आपको लगता है जनता भूल गई है?
लोकसभा से विधानसभा में यह भी एक बहुत बड़ा अंतर था कि जनता को लग रहा था कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ये उद्धव ठाकरे वापस हमारे चीफ मिनिस्टर बन के आ जाए। लोकसभा में तो उन्होंने जो भी कारण थे उस समय के तात्कालिक कारण, उनका हम विस्तार से विवेचना कर चुके हैं, जो भी कारण थे उस समय के तो वो तो किया उन्होंने, ठीक है। मोदी से उनको समस्या थी, कोई तात्कालिक समस्या थी, लॉन्ग टर्म समस्या नहीं थी। लॉन्ग टर्म समस्या होती तो ये परिणाम आज थोड़े ही आते। हरियाणा ने और महाराष्ट्र ने आप लोगों की जो राजनीति है, जो विध्वंसकारी राजनीति है, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। जो डीप स्टेट की, गहरे राज्य की, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति है, भारत को वापस गुलाम बनाने की राजनीति है, उस पर लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब आप जिसको कहते हैं ना, आपके लोग ही कहते हैं ना कि छोटे मोटे टुकड़े दे के खुश कर देते हैं। अब झारखंड को यार छोटा मोटा टुकड़ा कहते हो कि झारखंड तो रिसोर्सेज में जिसको कहते हैं कि सबसे अधिक समृद्ध एक राज्य है, उसको कहते हो साहब छोटा मोटा टुकड़ा है। कोई बात नहीं, यदि छोटा मोटा टुकड़ा भी है तो कुछ। ये अलग बात है कि वहाँ कोई ईवीएम का कोई रोना नहीं है, वहाँ और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो जीत गए तो जीत गए, लेकिन वो जो जीत थी वो इस हार से बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है, क्योंकि पिटाई बहुत बुरी तरह से हुई है आपकी, बहुत बुरी तरह से हुई। कोई सोच सकता था बाल ठाकरे जी की सेना, शिवसेना जो 73 सीटें लेके आई थी 2014 में, आमने सामने 4 सीटों, 4 पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी, उसमें 73 सीटें लेके आई थी। और उसके बाद 5 साल 7 राज करने के बाद भी 56 सीटें लेके आई थी, वो आज 20 सीटों पर सिमट गई है, 20 सीटों पर। और आपका जो अलायंस है वो 50 सीटें तक भी नहीं जा पाया है, जबकि शिवसेना जो आपसे छिटक कर अलग हुई थी एक नाथ शिंदे की, वो 56 सीटें अकेले लेके, 57 सीटें अकेले लेके आ गई। अरे उद्धव जी, अब आप क्या करोगे? ऐसा करो यार, आप थोड़ा बहुत फिर वापस जो है ना अपनी जो ललित कलाओं में जो आपकी जो रुचि है वो करो, और शिवसेना को रश्मि जी को दे दो, और रश्मि और आदित्य और वरुण ये संभाल लेंगे आपकी जो बची खुची शिवसेना है। आप मौज करो, मौज करने के लिए पैदा हुए थे, मौज ही करो आप। राज ठाकरे को भी लग रहा होगा कि हाँ भाई बॉस हमारा थोड़ा और मौज करे, तो फिर हो सकता है कि उनका भी कुछ हिसाब किताब बने। राहुल गांधी से भी मिल लेना, क्योंकि राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, और मोदी और अमित शाह है ना। जनता सब समझती है। उद्धव जी महाराज, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो महायुति संग, को आराधे ईश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।